हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज कर रही हैं, जिसके स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट के आज अंदर हमारा लेक्चर नंबर है 14, जिसके अंदर स्टूडेंट हम बात करेंगे कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ, महत्व, प्रयोग व चरण। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं पेडागोजी एनालाइसिस, जिसका स्टूडेंट पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगी क्या है। जिसका पहले मैं जो पेडागोजी एनालाइज है उसका मैं आपको पहले मीनिंग क्लियर करूंगी। तो स्टूडेंट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि विज्ञान साइंस हमें हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। हम अपनी जीवन के अंदर जो भी दैनिक कार्य करते हैं, दैनिक कार्य, बाहर के कार्य, यहाँ तक कि आराम विकास के लिए भी हम विज्ञान की ही सेवाएं लेते हैं। तो स्टूडेंट हम कम से कम समय के अंदर और कम से कम लागत के अंदर क्या है अच्छे परिणामों की उम्मीद रखते हैं। तो स्टूडेंट ये सब किसके द्वारा हो रहा है? ये सब सेवाएं क्या है विज्ञान के ही द्वारा हो रही हैं, क्योंकि विज्ञान का प्रकृति यही है कि कम से कम समय के अंदर, कम से कम लागत के अंदर क्या है हम अच्छे परिणामों की उम्मीद रखते हैं। उसी प्रकार शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है जो पेडागोजी एनालाइज है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द हैं? पेडागोगी प्लस विश्लेषण। क्या है स्टूडेंट? पेडागोगी प्लस विश्लेषण, जिसका अर्थ है स्टूडेंट क्या है? जिसका अर्थ है कि जो शिक्षण है, जो शिक्षण के अंदर पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सामग्री को शिक्षण के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से छात्रों तक पहुंचाना। जो भी शिक्षण है, शिक्षण को किस प्रकार हम जो पाठ्य सामग्री है उसको शिक्षण के द्वारा, टीचिंग के द्वारा क्या है उनको हम छात्रों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सारा किसके अंदर है? पेडागोजी एनालाइज के अंदर है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंदर है। तो स्टूडेंट अगर विज्ञान से हम कम से कम समय में, कम से कम लागत के अंदर अच्छे परिणामों की आशा रखते हैं, तो ये शिक्षण के द्वारा, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के द्वारा यह क्यों संभव नहीं है? शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के द्वारा स्टूडेंट, एक टीचर, एक अध्यापक अपने शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रविधियां, विधियों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को और भी प्रभावशाली बना सकता है। अपने शिक्षण को, जो अध्यापक का शिक्षण है, अध्यापक की टीचिंग है, वो अलग अलग विधियों के द्वारा विषय सामग्री, जो भी उनके उद्देश्य हैं, अलग अलग टीचिंग मेथड हैं, उनके अंदर किस तरह से अपनी जो विषय सामग्री है किसको किस प्रकार से जो क्रमबद्ध तरीके से बच्चों तक पहुंचाना है। तो ये सारा किसके अंदर आता है स्टूडेंट? ये सब सारा शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंदर आता है, पेडागोजी एनालाइज के अंदर आता है। कि अगर विज्ञान के द्वारा हम कम समय के अंदर, कम लागत के अंदर अच्छे परिणामों की आशा करते हैं, तो एक अध्यापक भी अपने शिक्षण के अंदर क्या है अच्छे विधियों का प्रयोग करके अपनी विषय सामग्री को अच्छे से स्पष्ट कर सकता है। उद्देश्यों के द्वारा बच्चों के सामने जो ज्ञान है वो अच्छे से पेश कर सकता है। तो जो पेडागोजी है स्टूडेंट, जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पेडागोजी प्लस विश्लेषण, जिसका अर्थ है पाठ्य वस्तु सामग्री को एक क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण के रूप में छात्रों तक पहुंचाना। तो ये स्टूडेंट हुआ इसका मीनिंग। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की बात करते हैं। इसे स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। महत्व के अंदर स्टूडेंट हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर मैं ले रही हूं कि विषय सामग्री की स्पष्टता। विषय सामग्री की स्पष्टता। विषय सामग्री की स्पष्टता स्टूडेंट हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन में एक अध्यापक के लिए शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का होना अति आवश्यक है। अगर एक अध्यापक ने अपने विषय से संबंधित कोई भी बच्चों के सामने कोई भी टॉपिक क्लियर करवाना है, ताकि जो बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है, बच्चों को क्या है अच्छे विधियों द्वारा, अच्छे प्रविधियों द्वारा अच्छे से स्थानांतर हो सके, उन्हें अच्छे से ट्रांसफर हो सके, तो स्टूडेंट इसके लिए
क्या है, शैक्षिक विश्लेषण का होना अति आवश्यक है और अध्यापकों को विषय सामग्री की स्पष्टता का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, ताकि अध्यापक है अपने शिक्षण के द्वारा अपनी जो विषय सामग्री है, जो भी अध्यापक है अपने सब्जेक्ट को क्लियर करवाने जा रहा है, उसकी अच्छी तरह से उसे स्पष्टता का ज्ञान है, तो अपना जो ज्ञान है अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो अच्छे प्रकार से शैक्षिक विश्लेषण के द्वारा उन्हें अच्छे प्रकार से अपने ज्ञान से संबंधित अनेक विधियों और प्रविधियों के द्वारा उन्हें क्या है, अच्छा ज्ञान दे सकता है, ताकि अच्छा ज्ञान के द्वारा जो बच्चों के पास पूर्व ज्ञान है और न्यू ज्ञान के अंदर क्या है, अच्छा सा बढ़ोतरी हो सके बच्चों के ज्ञान के अंदर। इससे क्या है, बच्चों का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो बढ़ेंगे। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है कि उद्देश्यों की स्पष्टता। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट उद्देश्यों की स्पष्टता। जो टीचर का एम है, जो टीचर का टारगेट है, तो उसके लिए स्टूडेंट उद्देश्यों की स्पष्टता के लिए हम बात करते हैं कि बात आती है स्टूडेंट कि यह प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य है कि कक्षा में कुछ उद्देश्यों को लेकर जाए, जिससे वह क्या है, अपने शिक्षण को, अपनी टीचिंग को और भी प्रभावशाली बना सकता है और बच्चों को क्या है, संतुष्ट कर सकता है। तो अगर टीचर के पास क्लास में जाने से पहले, कक्षा के अंदर जाने से पहले कुछ उद्देश्य होंगे, तो वो क्या है, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। अगर एक टीचर के पास शिक्षण के अंदर कुछ उद्देश्य नहीं है, ना तो वो बच्चों को संतुष्ट कर सकता है और ना ही बच्चों तक कोई उद्देश्य पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट, यदि एक अध्यापक को कक्षा में जाने का उद्देश्य ही नहीं पता, तो शिक्षण कभी भी प्रभावशाली नहीं बन सकता। अगर उद्देश्य ही नहीं है एक टीचर के पास कक्षा में जाने से पहले, तो उसका क्या है, जो टीचर है, एक अध्यापक है, वो अपने शिक्षण को कभी भी प्रभावशाली नहीं बना सकता और ना ही उसके शिक्षण से बच्चे क्या है, संतुष्ट हो सकते हैं। तो कक्षा में जाने से पहले एक टीचर के पास उद्देश्यों की स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट शिक्षण विधियों को तैयार करना। थर्ड पॉइंट है शिक्षण विधियों को तैयार करना। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि शिक्षण विधियों को तैयार करना कैसे, कि अध्यापक को यह निश्चित करना होता है कि कक्षा में जाने से पहले वो शिक्षण प्रदान करने वाली विधियों को पूरी तैयारी करे, कि किस मेथड के द्वारा जो उसका शिक्षण है टीचर का, जो टीचर ने कोई भी अपना शिक्षा देनी है, कोई भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कुछ भी टॉपिक क्लियर करवाना है, तो पहले एक टीचर की तैयारी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छी विधि के द्वारा, अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों को समझा सके, बच्चों को संतुष्ट कर सके। अगर बच्चे की शिक्षण से संबंधित कोई भी तैयारी ही नहीं है, टॉपिक क्लियर ही नहीं है टीचर का, तो वो बच्चों को संतुष्ट भी नहीं कर पाएगा और अपने शिक्षण को प्रभावशाली भी नहीं बना पाएगा। तो इस प्रकार बच्चों को संतुष्ट करने के लिए और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने टॉपिक से रिगार्डिंग अलग अलग टीचर के पास मेथड होने चाहिए, ताकि बच्चे के जो उसकी शिक्षण है उसको और भी प्रभावशाली बनाया जा सके और बच्चों को जो भी ज्ञान दिया जाना है वो भी क्या है, स्पष्ट तरीके से बच्चों के सामने दिया जा सके। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है मूल्यांकन करने की विधियों की स्पष्टता। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा मूल्यांकन करने की विधियों की स्पष्टता। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन करना, एवेल्युएशन करना, कि एक टीचर ने जो भी कुछ पढ़ाया है कक्षा के अंदर उसका एवेल्युएशन करना है, तो वो किस तरीके से करे। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की एवेल्युएशन करने के लिए क्या है, टीचर को अलग अलग शिक्षा के द्वारा मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अध्यापक सभी छात्रों को एक जैसे ही मूल्यांकन विधि का प्रयोग करता है, तो वो अपने उद्देश्यों को कभी भी प्राप्त करने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कई बार ऐसे होता है स्टूडेंट कि बच्चा कोई भी अध्यापक एक बच्चे से पूछता है तो वो सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाता
और दूसरा एक अध्यापक क्या है दूसरे स्टूडेंट से पूछता है तो वो सही तरीके से उत्तर दे पाता है। अब यह जानना है कि अगर वो बच्चे ने सही तरीके से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो इसके लिए स्टूडेंट बच्चे को क्या है अध्यापक को उसका एवेल्युएशन करने के लिए किसी और विधि का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चे को जो भी समझाया गया है वो अच्छे तरीके से एक टीचर प्राप्त कर सके। तो अगर अध्यापक वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो इस प्रकार क्या है बच्चा संतुष्ट नहीं है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आया है, तो विषय वस्तु को सुनाने के लिए कहे और वह छात्र इसी मूल्यांकन विधि से अपने आप को पूर्ण सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिए अध्यापक को छात्रों के अनुसार से ही मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे छात्र की मानसिक योग्यता है, जैसे छात्र की बौद्धिक योग्यता है, उसी के हिसाब से एवेल्युएशन करना चाहिए, वैसे ही विधियों का प्रयोग एक अध्यापक को करना चाहिए, ताकि अध्यापक भी संतुष्ट हो सके और बच्चे भी संतुष्ट हो सके, ताकि अध्यापक इस बात से संतुष्ट हो सके कि जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चे मेरे सीखे, और विद्यार्थी इस बात से संतुष्ट हो सके कि जो भी मेरे अध्यापक ने मुझे पढ़ाया है उसका वैल्यूएशन कर रहा है, मूल्यांकन विधि का किसी का प्रयोग कर रहा है, और वो क्या है मैं मेरे टीचर के द्वारा कोई भी कुछ पूछा गया है मैं उसका अच्छे से आंसर दे सकूं। तो इस प्रकार बच्चों के हिसाब से ही मूल्यांकन विधियों का प्रयोग एक अध्यापक को करना चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है विषय सामग्री का क्रमबद्ध विकास। विषय सामग्री का क्रमबद्ध विकास। अब बात आती है स्टूडेंट की विषय सामग्री का क्रमबद्ध विकास। एक अध्यापक को शिक्षण विश्लेषण के माध्यम से ही कक्षा में विषय सामग्री का क्रमबद्ध विकास कर सकता है। यदि एक अध्यापक विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसका विभाजन करके कई बार क्या है स्टूडेंट्स टॉपिक इतना लॉन्ग होता है वो एक समय के अंदर एक ही लेक्चर के अंदर नहीं क्लियर करवा सकता। अगर ज़्यादा कोई भी कंटेंट है उसको अध्यापक आधे घंटे के अंदर या घंटे के अंदर क्लियर करवाने की कोशिश करेगा तो वो क्या है अध्यापक जो स्टूडेंट हैं उनको भी उनका क्या है अच्छे से एक्सपीरियंस अनुभव नहीं होंगे। तो अगर वही जो भी कॉन्सेप्ट है बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित करके पढ़ाया जाता है तो बच्चा क्या है उसे आसानी से ग्रहण कर पाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट हर अध्यापक को चाहिए कि शिक्षण सामग्री के अंदर विषय सामग्री को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाए। अगर बड़ा कोई भी कॉन्सेप्ट बड़ा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित करके पढ़ाना चाहिए। अगर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्रमबद्ध तरीके से अध्यापक नहीं पढ़ा रहा तो क्या है बच्चा उससे संबंधित कुछ भी अच्छे से नहीं सीख पाएगा और न ही अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना पाएगा। इससे ना बच्चों को क्या है संतुष्टि होती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की विषय सामग्री का उचित विश्लेषण। विषय सामग्री का उचित विश्लेषण। अब स्टूडेंट बात आती है कि उचित सामग्री का उचित विश्लेषण। जो टीचर ने कुछ भी पाठ्य वस्तु से संबंधित कोई भी अपना टॉपिक क्लियर कर लिया उसे अगर शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के द्वारा पढ़ा रहा है, अच्छी विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करके पढ़ा रहा है, तो बच्चा क्या है अपने लेक्चर से अपने विषय से संबंधित हर चीज को सीखता है। और क्या है अगर टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, अच्छी विधियां प्रविधियों के द्वारा उसे पढ़ा रहा है तो इससे क्या है बच्चा आसानी से सीखेगा, आसानी से टीचर के द्वारा कुछ भी सिखाया जा रहा है उसे आसानी से ग्रहण करेगा और टीचर क्या है अपनी शिक्षण को और भी प्रभावशाली बना पाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की बात आती है जो प्रयोग है, प्रयोग की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट है वो है शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग। अगला हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट प्रयोग। प्रयोग कि एक अध्यापक को सामाजिक अध्ययन
अध्यापक को या शिक्षक को आप मान के चलिए कि अपने विषय वस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करने के लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, कौन कौन सा प्रयोग करना चाहिए, इसे क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर है कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन विषय की वस्तु को अच्छी तरह से बृहत और लघु रूप के अंदर प्रकरणों, विधियों, इकाइयों, विभागों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए। क्या है, अलग अलग प्रकरणों के द्वारा पढ़ाना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट, अलग अलग विधियों के अंदर विभाजित करके पढ़ाना। जो स्टूडेंट बात आई है कि जो हमारा सामाजिक अध्ययन विषय है, जो भी विषय वस्तु को हमने पढ़ाना है, तो एक टीचर को अलग अलग बृहत और लघु रूप में जो इकाइयां हैं, जो विधियां हैं और प्रकरण है, खंड है, उनको अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित करके पढ़ाना। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की समय सारणी में निर्धारित घंटी में अच्छी तरह से प्रदान की जा सकने वाली विषय सामग्री को पाठ इकाई, खंड इकाई के रूप में पढ़ाना। क्या है, विषय सामग्री है वो विषय सामग्री को खंड इकाई के रूप में पढ़ाना। जो भी एक पीरियड के हिसाब से जो भी विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसे एक खंड इकाई के रूप में पढ़ाना। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि कक्ष में जिस प्रकरण का अध्ययन करवाया जाना है उसको आगे बृहत और लघु संप्रत्यों के अंदर एकल संप्रत्यों में विभाजित करना। क्या है, एकल संप्रत्यों में विभाजित करना। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ, जो भी बृहत और लघु इकाइयां हैं उनको एकल संप्रत्यों के अंदर, एकल संप्रत्यों में क्या है उसे विभाजित करना। अब बात आती है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि कक्ष में जिस भी प्रकरण का अध्ययन किया जा रहा है उपरोक्त चरणों को अपनाने के बाद प्रकरण या खंड शिक्षण या अनुदेशन उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है और उचित क्या है उसे व्यवहार निर्णय शब्दावली में तैयार करना। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि निर्धारित प्रकरण या खंड के अधिगम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार की जा चाहिए और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सही कौन सी प्रविधियों और विधियों का चयन किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को हमने कोई भी कंटेंट क्लियर करवाना है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, तो उसके लिए हमें कौन सी विधियां और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर आता है हमारा कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण उपयुक्त मूल्यांकन प्रणाली के नियोजन और कार्यान्वयन पर अधिक जोर देता है। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण की विषय वस्तु अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में मूल्यांकन विधियों तथा तकनीकों का भी अपने शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंदर अच्छी तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हुए इसके कौन कौन सा प्रयोग है, ताकि एक सामाजिक अध्ययन विषय में एक शिक्षक को अपनी विषय वस्तु को शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करने के लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, कौन कौन सा प्रयोग करने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके स्टेप्स, चरण कौन कौन से हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है चरण, या आप इसे लेवल सत्र भी बोल सकते हो। इसे भी स्टूडेंट हम 4 पॉइंटों के अंदर क्या है अलग अलग क्लियर करेंगे पॉइंटों के द्वारा कि विषय वस्तु किसी भी प्रकरण, इकाई, एकल संप्रत्या, खंड, विभागों में अलग अलग शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करना। अलग अलग क्या है, अलग अलग शिक्षा शास्त्रीय
विश्लेषण करना, जो भी हमारी विषय सामग्री है, जो भी पाठ्य पुस्तक है, उसको अलग अलग खंडों प्रकरणों के अंदर अलग अलग विभाजित करके उसका शिक्षा शास्त्रीय क्या है विश्लेषण करना। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट आता है कि कक्ष में प्रस्तुत इकाई या विषय वस्तु की शिक्षण सामग्री के लिए सही अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण और उनको व्यवहारजन्य शब्दावली में तैयार करना। उनको क्या है स्टूडेंट, व्यवहारजन्य शब्दावली में तैयार करना। जो भी हमारा उद्देश्य है व्यवहारजन्य शब्दावली में तैयार करना। जो भी हमारा विषय वस्तु से संबंधित कोई भी उद्देश्य है उन प्रकरणों को क्या है स्टूडेंट व्यवहार जो भी जन्य शब्दावली है उसके अंदर तैयार करना। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट आता है कि कक्ष में प्रस्तुत प्रकरण या खंड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सही मूल्यांकन करने के लिए विधियों प्रविधियों और तकनीकों का चुनाव करना। क्या है स्टूडेंट, अलग अलग विधियों का चुनाव करना। किसके लिए? मूल्यांकन करने के लिए। कक्ष में जो भी कुछ करवाया जा रहा है उसका मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग विधियों प्रकरणों आदि का क्या है प्रयोग करना। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है इसी के अंदर कि पाठ्यक्रम की सफलता के लिए निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में शिक्षण विधियों तकनीक प्रविधियों व्यूह रचनाओं शिक्षण अधिगम क्रियाओं शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि का चुनाव करना। जो भी हमने कक्ष की सफलता के लिए अपने पाठ्यक्रम की सफलता के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करना और उसका किस प्रकार हमने इवैल्यूएशन करना है, तो इसके लिए हमने कौन कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित विधियां अपनानी चाहिए, व्यूह रचनाएं आप लगा सकते हो स्टूडेंट आदि का क्या है तकनीक प्रविधियों का प्रयोग करना। एंड में स्टूडेंट पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमने एंड के अंदर अपने टॉपिक से रिगार्डिंग क्या है कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। एंड में है स्टूडेंट हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि हम अपने कॉन्सेप्ट टॉपिक से ही रिगार्डिंग उसका निचोड़ लिखते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने किया शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण मींस पेडागोजी एनालाइज। तो स्टूडेंट उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण इकाई या विषय सामग्री को पढ़ाने की एक वैज्ञानिक या क्रमबद्ध व्यवहारिक शब्दावली है। एक अध्यापक शिक्षण से पहले इस व्यवहारिक शब्दावली को क्या है तैयार करता है, फिर कक्ष में इससे संबंधित क्रियात्मक शिक्षण क्या है प्रदान करता है। अधिगम शिक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्यों की सफलता में शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण ही भूमिका निभाता है और उपरोक्त तथ्यों को आधार बनाकर इसकी सफलता के लिए सुनिश्चित किया जाता है। जो भी हमने एक अध्यापक ने अपना शिक्षण देना है कक्षा के अंदर उसे क्या है व्यवहारिक शब्दावली में उसका प्रयोग कर उसे तैयार करता है, फिर उसके क्या है उपयुक्त तथ्यों के आधार पर बनाकर इसकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो स्टूडेंट आज हमने किया पेडागोजी एनालाइज मींस शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ महत्व प्रयोग व चरण। पहले स्टूडेंट मैंने आपको क्या है अर्थ बताया इसका जो पेडागोजी एनालाइज है शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है कि एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किन विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करता है, जो क्या है दो शब्दों से बना है पेडागोजी प्लस विश्लेषण। पेडागोजी प्लस विश्लेषण जिसका अर्थ है कि पाठ्य वस्तु को शिक्षण के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से छात्रों तक पहुंचाना। एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किन मेथड का प्रयोग करता है, किन किन मेथड्स का प्रयोग करता है और अपने शिक्षण को अपनी टीचिंग को छात्रों तक किन उद्देश्यों को लेकर वो क्या है कक्षा तक पहुंचाता है, ये आता है स्टूडेंट हमारा शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंदर। इसके अंदर फिर हमने इसका महत्व किया, महत्व के अंदर हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए जैसे विषय सामग्री की स्पष्टता, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण विधियों को तैयार करना, मूल्यांकन करने की विधियों की स्पष्टता, विषय सामग्री क्रमबद्ध विकास और क्या है विषय सामग्री का उचित विश्लेषण, जिसके अंदर हमने एंड के अंदर किया स्टूडेंट अपना टॉपिक इसी से अगला
प्रयोग कि इसके कौन कौन से यूज हैं, उसको क्या है स्टूडेंट हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर किया। फिर हमने किए इसके चरण स्टेप्स किए स्टूडेंट, स्टेप्स भी मैंने क्या है आपको 4 पॉइंटों के द्वारा अलग अलग समझाए। फिर हमने अपने टॉपिक से रिगार्डिंग एंड के अंदर कंक्लूजन निकाला, जो मैंने क्या आपको बताया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बनाकर ही इस सफलता को सुनिश्चित करता है व्यवहारिक शब्दावली में एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स।